हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 11 के नोट्स और PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन 12 सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आगे फिर बढ़ते हैं। आज हम आपको क्लास 11 का हिंदी, आपके हिंदी के बुक का नाम है दिगंत भाग 1, उसके गद्य खंड का पहला पाठ पूस की रात, जिनके लेखक प्रेमचंद जी हैं, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ाने वाले हैं। अर्थात आज हम आपको पूस की रात कहानी का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इसके लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर में आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको करने का इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहना है, मेरी सभी बातों को माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए चलना है। मेरी कोशिश यही रहेगा कि आपको इस पूरे के पूरे वीडियो में सभी क्वेश्चंस याद करवाने की कोशिश रहेगी। तो सबसे पहले आपकी बुक में दो टाइप का क्वेश्चन होता है, एक होता है पाठ के साथ और एक होता है पाठ के आसपास। तो पाठ के साथ वाले क्वेश्चन इतने अधिक हैं कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ पाठ के साथ वाले क्वेश्चन ही करवाएंगे। यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। जो पाठ के आसपास वाले क्वेश्चन होते हैं वे सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए होते हैं। उन क्वेश्चन को आप अपने बुक से स्वयं ही पढ़ लीजिएगा। तो पाठ के साथ वाले क्वेश्चन में जो आपका पहला क्वेश्चन है वह हल्कू कंबल के पैसे सहना को देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। तो अगर आपको इन टाइप के क्वेश्चन का आंसर खुद अपने माइंड के अनुसार लिखना है तो आप इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप व्याख्या को देख लेते हैं, इस पाठ को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप सभी के सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर अपने माइंड के अनुसार भी दे पाइएगा। इसलिए अगर आपने इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने इस पाठ के पूरे डेडिकेटेड व्याख्या को बिल्कुल ही अच्छे से बता रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पूस की रात संपूर्ण व्याख्या की वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। वैसे आप इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिए, सभी के सभी क्वेश्चंस का आंसर हम आपको बिल्कुल ही बारीकी से समझाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि जो हल्कू है कंबल के पैसे सहना को देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। पूस की रात कहानी का जो नायक है वह हल्कू है, वह सहना को पैसे देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है यह पूछा जा रहा है। तो कथा सम्राट प्रेमचंद रचित पूस की रात शीर्षक कहानी का सर्व प्रमुख पात्र हल्कू है, जो एक अत्यंत निर्धन किसान है। उसने किसी तरह अपने पेट काट कपट कर कंबल के लिए 3 रुपये जमा कर रखे हैं, किंतु जब उसके पास महाजन सहना कर्ज के लिए रुपये लेने के लिए आता है तो वह न चाहते हुए भी उस जमा पूंजी को परिस्थितिवश दे देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि सहना बिना रुपये लिए नहीं मानेगा। तो फिर वह व्यर्थ की कहा सुनी क्यों करे। यही सब सोचकर हल्कू सहना को रुपये देने के लिए राजी हो जाता है। तो जो हल्कू है वह सहना को रुपये देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। जो हल्कू है वह इस पूस की रात कहानी का सर्वप्रमुख पात्र है। पूस की रात कहानी के जो लेखक हैं वे प्रेमचंद जी हैं और जो हल्कू है वह एक अत्यंत निर्धन किसान था। उसने किसी तरह अपनी मजदूरी से काट कपट कर 3 रुपये जमा किए थे ठंड में कंबल खरीदने के लिए, ठंड से बचने के लिए खेतों की रखवाली करते समय। तो जो उसका महाजन था वह सहना था, वह उसे से कर्ज के रुपये लेने के लिए आता है तो वह ना चाहते हुए भी उस जमा पूंजी को उसको देना पड़ता है, क्योंकि वह अच्छे से जानता है कि अगर वह किसी प्रकार की कोई बातचीत भी बनाएगा तो सहना बिना रुपये लिए नहीं मानेगा। इसलिए हल्कू बिना सहना को रुपये देने के लिए राजी हो जाता बिना कोई सोच समझ कर। मुन्नी की नज़र में खेती और मजदूरी में क्या अंतर है। वह हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए क्यों कहती है। जो हल्कू था उसकी पत्नी का नाम मुन्नी है। तो जो मुन्नी की नज़र में खेती और मजदूरी में क्या अंतर है, वह हल्कू से खेती छोड़ देने के लिए क्यों कहती है। मुन्नी कथानायक हल्कू की पत्नी है, जो हमने आपको बता दी है। उसकी नज़र में खेती और मजदूरी में बड़ा अंतर है। वह जानती है कि खेत का मालिक अपने खेत में जो कृषि कार्य करता है वह खेती है, जबकि बिना खेत बधार का आदमी जहाँ तहाँ काम करता है वह मजूरी है। मुन्नी को लगता है कि जब खेती अपनी है तभी तो लगान अथवा माल गुजारी देनी पड़ती है और उसके लिए कर्ज लेना पड़ता है, जिससे उबरना मुश्किल होता है। मजूरी करने पर यह सब झंझट नहीं है, इसलिए वह हल्की से खेती छोड़ देने के लिए कहती है। जो हल्कू है वह अपने ही खेत में खेती किया करता था, लेकिन उसको बीज बोने के लिए अन्य सभी कामों के लिए कर्ज लेना पड़ता था और कर जो टैक्स बोला जाता है उस माल गुजारी को भरना पड़ता था। तो जो कर्जदार हुआ करते थे, जो उसके महाजन हुआ करते थे, उसको पैसा देना पड़ता था। इसलिए जो उसकी मुन्नी पत्नी थी उसको लगता था कि इन सभी झंझट में पड़ने से अच्छा है कि हल्कू खेती छोड़ दे और मजदूरी ही करे। इसलिए मुन्नी की नज़र में खेती और मजदूरी में ज़मीन आसमान का अंतर है। हल्कू खेत पर
कहाँ और कैसे रात बिता रहा था। जो हल्कू था वह खेत पर कहाँ और कैसे रात बिता रहा था, इसको मैंने पूरे ही पाठ में बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ा रखा है। फिर से हम आपको बताते हैं कि पूस की रात में हल्कू अपने खेत के किनारे बनी ईख की पत्तों की एक छतरी के नीचे रात बिता रहा था। वह बांस के खटोले पर था। उसके पास कड़ाके की ठंड से बचने के लिए पुराने गाढ़े की चादर के सिवाय और कुछ नहीं था। उसकी खाट के नीचे उसका कुत्ता जबरा था। दोनों ठंड से थरथर काँप रहे थे। लेकिन हल्कू को जब ठंड बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने पास के बगीचे में जाकर आम के पत्तियों को इकट्ठा करके उसमें आग लगाकर तापने लगा। आग तापते हुए हल्कू को नींद आ जाती है। जो हल्कू था वह अपनी खेत की रखवाली करने के लिए रात को गया था। तो जब वह ईख के पत्तों के नीचे छतरी के नीचे रात बिता रहा था, वह बांस के खटोले पर था और उसके कड़ाके की ठंड में उसके साथ एक उसका कुत्ता भी था। दोनों के दोनों थर थर काँप रहे थे और लास्ट में जब उन लोगों से ठंड बर्दाश्त नहीं हुई तो उस ठंड से बचने के लिए उन्होंने पास में जाकर एक आम के पेड़ के नीचे आम की पत्तियों को इकट्ठा किया और उसमें आग जलाकर तापने लगा। आग तापते हुए हल्कू को नींद आ जाती है। इस प्रकार हल्कू रात बिता रहा था। हल्कू के कुत्ते का नाम जबरा था। यहाँ जबरा नहीं जबरा होना चाहिए था। तो जो हल्कू ने जबरा को आगे ठंड काटने के लिए क्या आश्वासन दिया था। हल्कू और उसका कुत्ता जबरा दोनों पूस की रात में खेत पर ठंड से थरथर काँप उतर रहे थे। थरथर काँप रहे थे, ये उत्तर गलत हो जाएगा, यहाँ मिस्टेक से टाइपिंग हो गया। उन्हें तकनीक भी नींद नहीं आ रही थी। तब अंत में हल्कू आगे की ठंड काटने के लिए जबरा को यह आश्वासन देता है कि आज भर किसी तरह जाड़ा बर्दाश्त कर लो, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, तुम उसी में घुस कर बैठना, तब तुम्हें इतना जाड़ा न लगेगा। जब जबरा उसके कुत्ते को बहुत अधिक ठंड लग रही थी, वह कूं कूं करके काँप रहा था, तब उसने उस ठंड को काटने के लिए उसको क्या आश्वासन दिया था। तो उसने हल्कू ने अपने कुत्ते को आश्वासन दिया था कि आज तुम किसी तरह इस ठंड को बर्दाश्त कर लो, कल मैं यहाँ से पुआल बिछा दूंगा और तुम उसी में घुसकर बैठ जाना और तुम्हें इतना जाड़ा न लगेगा। हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। इसके पीछे क्या कारण था। जो हल्कू की आत्मा का एक एक अणु था वह प्रकाश से चमक रहा था, इसके चमकने के पीछे कारण क्या था। तो हल्कू और जबरा दोनों ही पूस की भीषण जाड़े का सामना कर रहे थे, किंतु जब पूस नहीं हल्कू से न रहा गया तो उसने जबरा को अपनी गोद में सुला लिया। जबरा उसकी गोद में ऐसा निश्चित लेटा था मानो उसे चरम सुख मिल रहा हो। उसके इस आत्मीय भाव को समझकर ही हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था, अर्थात वह सारे संकट को भूलकर असीम आनंद की अनुभूति कर रहा था। जब हल्कू और जबरा दोनों को बहुत अधिक ठंड लग रही थी, वे पूस की भीष्म जाड़े का सामना कर रहे थे। पूस कहा जाता है जनवरी वाले महीने को, और जनवरी महीने में आप अच्छे से जानते हैं बहुत अधिक ठंड होती है, और उस ठंड में वे खेतों की रखवाली कर रहे थे। तो जब हल्कू से न रहा गया उस ठंड में, तो उसने जबरा को अपनी गोद में सुला लिया था, और उसकी गोद में जो जबरा था वह इस तरह लेटा मानो उसको एक चरम सुख मिल रहा हो। और उसके इस आत्मीय भाव को समझकर ही हल्कू की आत्मा का एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था, अर्थात वह जब जबरा को अपनी गोद में लेकर सुला लेता है तो वह अपने सारे संकटों को भूलकर असीम आनंद की अनुभूति कर रहा था। हल्कू और जबरा की मैत्री का लेखक ने अनोखा क्यों कहा है। जो हल्कू और उसका कुत्ता जबरा था, उन दोनों की मित्रता को लेखक ने अनोखा क्यों कहा। अनोखा कहने का कारण क्या है। तो मैत्री की बात बहुधा एक समान दो प्राणियों के बीच कहीं सुनी जाती है, परंतु पूस की रात कहानी में हल्कू मनुष्य और जबरा कुत्ता के बीच मैत्री भाव प्रदर्शित है। आप अच्छे से जानते हैं कि मित्रता अधिकतर मानव से मानव जाति में ही होती है, अर्थात एक समान दो प्राणियों के बीच सुनी जाती है, कही जाती है। परंतु पूस की रात कहानी में आपने देखा कि हल्कू एक मनुष्य और उसका कुत्ता जबरा, और जबरा एक उसका कुत्ता है, और दोनों के बीच ऐसा मैत्री भाव को प्रदर्शित किया गया जो बिल्कुल ही अनोखी है। लेकिन उन दोनों के बीच मित्रता का जो संबंध है वह एक सच्चे मित्र के समान है। उनमें परस्पर एक दूसरे के भावों, विचारों और सुख दुख को समझने की संवेदना है। अतः इसी कारण लेखक ने दोनों की मैत्री को अनोखा कहा। दोनों की मैत्री को लेखक ने अनोखा इसलिए कहा क्योंकि आप ज़्यादातर कह सुनते हैं कि एक समान दो प्राणियों में ही मित्रता होती है, लेकिन हल्कू एक मनुष्य था और जबरा एक कुत्ता था, लेकिन फिर भी उन दोनों में ऐसी मित्रता था कि मानो एक सच्चे मित्र के समान है। इसलिए उन दोनों के बीच की मित्रता को अनोखा कहा गया है, लेखक ने अनोखा कहा है। हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है। आपने पाठ में पढ़ा था कि हल्कू किस तरह जाना था कि अभी तो रात पहर भर बाकी है। तो सप्तऋषि जो होते हैं उन्हीं को देखकर आसमान में उसने अंदाज़ा लगाया था। तो इसका आंसर क्या है वो आप अच्छे से देखिए। हल्कू से पूस के कड़ाके की ठंड रात भर काटे नहीं कट रही थी, तब उसने आकाश की तरफ झाँका। वह देखता है कि सप्तऋषि 7 तारों का एक समूह होता है आसमान में, अभी आकाश में आए भी नहीं चढ़े हैं, अतः वह समझ जाता है कि रात अभी पहर भर बाकी है।
जो हल्कू है वह जब रात में ठंड से कांप रहा था, तो जब उसको ठंड भरी रात काटे नहीं कट रही थी, तब उसने आकाश की तरफ देखा और वह देखता है कि जो सप्तऋषि है, जो 7 तारों का समूह है, वह अभी आकाश में आए भी नहीं चढ़े हैं। अतः वह समझ जाता है कि रात अभी पहर भर बाकी है, मतलब आधे से अधिक रात अभी बाकी है। जब ठंड बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो हल्कू उसका सामना कैसे करता है। वैसे तो वह ठंड में काम कर थर थर काम कर किसी न किसी तरह बर्दाश्त करता है, लेकिन जब ठंड उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तब हल्कू उसका सामना कैसे करता है। बहुत कोशिश करने के बावजूद जब हल्कू ठंड से बचकर सो नहीं पाता है, वह नींद सोने की बहुत अधिक कोशिश करता है, लेकिन ठंड के कारण उसको नींद नहीं आती है, तो वह वहाँ थोड़ी दूर पर लगे आम के बगीचे में चला जाता है। वहाँ उसने अरहर के पौधों की एक झाड़ू बनाई थी और उसी झाड़ू से नीचे बिखरी ढेर सारी आम की पत्तियों को बटोर कर जमा कर लेता है। वह बहुत सारी सूखी पत्तियाँ जमा हो जाती है तो वह उसमें आग लगाता है और उसी अलाव के आंच को ताप कर अपना तन बदन गर्म करता है। इस कर वह ठंड का सामना करता है। जब ठंड बर्दाश्त नहीं हो पाती है हल्कू से, तो वह क्या करता है, अरहर के पौधे को तोड़ लेता है और उसको कबाड़ कर एक झाड़ू बनाता है और उस झाड़ू के नीचे जो आम का बगीचा था, उस आम के बगीचे में जाकर जितनी भी पत्तियां बिखरी हुई थी उन सभी पत्तियों को उस झाड़ू की मदद से बटोर कर जमा कर लेता है और उसमें आग लगाता है और उसके आंच को ताप कर ही वह अपना तन बदन गर्म करता है। इस प्रकार वह ठंड का सामना करता है। लेखक ने पवन को निर्दय क्यों कहा है। निर्दय पवन द्वारा पत्तियों का कुचलना से आप क्या समझते हैं। इस पाठ के लेखक प्रेमचंद हैं और उसने पवन को अर्थात हवा को निर्दय कहा है। तो जो निर्दय हवा है, जो निर्दय पवन है, उसके द्वारा पत्तियों का कुचलना से आप क्या समझते हैं। तो पूस की रात पाठ में एक जगह लेखक ने पवन को निर्दय कहा है। निर्दय का तात्पर्य होता है कि यह व्यक्ति जिसमें दया न हो। निर्दय का मतलब होता है निर्दय जिसमें दया न हो, और निर्दय का विपरीत होता है दयालु जिसमें दया हो। पूस की रात में एक तो ऐसे ही असहनीय जाड़ा पड़ रहा था, उसमें भी हवाओं का बहना तो एकदम कहर ढा रहा था। अभिप्राय यह है कि हवा चलने पर ठंड और भी अधिक बढ़ जा रही थी। जब आप ठंड में हवा चलती है तो और अधिक ठंड लगता है, इसीलिए पूस की रात में जो पवन है उसको निर्दय कहा गया है। तो और अधिक बढ़े जा रही थी। पवन द्वारा पत्तियों को कुचले जाने से मतलब यह है कि जैसे कोई समर्थ आदमी कमजोर को कुछ नहीं समझता, वैसे निष्ठुर पवन बेजान पत्तियों से गुजर रहा था। इसलिए जो इस पाठ के लेखक है प्रेमचंद, उसने पवन को निर्दय कहा और निर्दय पवन द्वारा पत्तियों का कुचलना से यही समझा जाता है कि वैसे ही बहुत अधिक ठंड थी, लेकिन जब समर्थ आदमी कमजोर को कुछ नहीं समझता है, वैसे ही निष्ठुर पवन बेजान पत्तियों पर से गुजर रहा था। आग तापते हुए हल्कू कैसी क्रीड़ा कर रहा था। क्रीड़ा का मतलब होता है खेल। किस प्रकार का वह खेल खेल रहा था आग तापते हुए, अपने शब्दों में वर्णन करें। तो आपने पाठ को पढ़ा होगा तो हमने बताया था कि वह कुत्ते को बोलता है इधर से उधर कूद जाओ, इधर से उधर कूद जाओ। तो उसी को आपको समझना है इसमें। जब अलाव कहा जाता है, जब उसने जिस जगह आग लगाई थी तो उस आग की आंच जहाँ से निकल रही थी उसको अलाव कहा जाता है। तो जब अलाव की आग के कारण सर्दी पड़े हल्कू को ठंड से राहत मिल जाती है और शरीर में थोड़ी गर्मी आती है, तो उसकी सहज विनोद वृत्ति जागृत हो जाती है। वह छलांग लगाकर अलाव के इस पार से उस पार फांद जाता है और ऐसा ही करने को वह जबरा से भी कहता है। जब आग की लंपट साथ हो जाती है तो हल्कू गर्म राख के पास बैठकर गाने गुनगुनाने लगता है। हल्कू को पहले तो बहुत अधिक ठंड लग रही थी, उसको नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन जब वह आम के बगीचे में जाकर आग को जलाकर पत्तियों को जलाकर उसके आँच से अपने तन बदन को गर्म कर लेता है, तो उसके अंदर एक थोड़ी सी सहज मनोवृत्ति जागृत हो जाती है और वह अलाव के छलांग लगाकर इस पार से उस पार फांद जाता है, अर्थात पार हो जाता है। और वह ऐसा ही करने के लिए अपने कुत्ते जबरा को भी कहता है। और जब आग की जो लंपट होती है वह शांत हो जाती है, तो हल्कू गर्म राख के पास बैठकर एक गाने को गुनगुनाने लगता है। हल्कू और मुन्नी दोनों के चरित्र की विशेषताएं बताएं। आपको इन दोनों में अधिक महत्वपूर्ण कौन लगा। हल्कू और मुन्नी दोनों के दोनों पति पत्नी हैं, तो उन दोनों के जो चरित्र हैं, जो करैक्टर है, उन दोनों में क्या क्या विशेषताएं हैं, इन दोनों में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपको कौन लगा था। तो प्रेमचंद लिखित पूस की रात कहानी में दो ही प्रमुख पात्र हैं, हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी। दोनों के चरित्र में यद्यपि बहुत कुछ समानताएं हैं, तथापि उनमें कुछ भिन्नताएं भी हैं। हल्कू सकू एक औरत भारतीय है। यह मुन्नी होना चाहिए था कि मुन्नी एक औसत भारतीय किसान की भांति हर हाल में परिस्थितियों से समझौता करने के लिए तैयार रहता है तथा अपनी दर्द भरी जिंदगी को भाग्य की विडंबना मानता है। यहाँ हल्कू होना चाहिए था, सकू लिखा गया।
टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। तो हल्कू जो है वह एक औसत भारतीय किसान की भांति हर हाल में परिस्थितियों से समझौता करने के लिए तैयार रहता है और अपनी दर्द भरी जिंदगी के भाग्य की विडंबना मानता है। किंतु जो उसकी पत्नी मुन्नी है, मुन्नी के चरित्र में ऐसी बात नहीं है। उसके स्वभाव में अन्याय के प्रति विद्रोह का भाव है। हल्कू के लिए खेती से में यदि सम्मान है तो मुन्नी के लिए वैसे मान सम्मान कोई मायने नहीं रखता है जिसमें तन ढकने को वस्त्र और पेट भरने के लिए कोई रोटी की नसीब न हो। हल्कू की समझ हल्कू की समझतापरस्ती एवं भाग्यवादी विचारों की बजाय मुन्नी का विद्रोही स्वभाव एवं आलोचनात्मक दृष्टिकोण हमें अधिक महत्वपूर्ण लगता है। अतः मुन्नी की चरित्र की विशेषताएं इसे महत्वपूर्ण लगती है। पूछा यह जा रहा था कि हल्कू और मुन्नी के चरित्र की विशेषताएं बताएं और दोनों के चरित्र में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण था वह किसका चरित्र था। तो आप अच्छे से जानते हैं कि पूस की रात कहानी में दो ही प्रमुख पात्र हैं, एक हल्कू और एक मुन्नी। हल्कू उसके पति का नाम है मुन्नी के और मुन्नी हल्कू की पत्नी है। तो उसमें जो हल्कू था वह एक औसत भारतीय किसान की भांति हर हाल में हर परिस्थितियों से लड़कर खेतों में काम करने के लिए अपनी दर्द भरी जिंदगी को भाग्य की विडंबना मानता है। किंतु जो उसकी पत्नी मुन्नी थी वह चरित्र से ऐसी बात नहीं है। उसके चरित्र में, उसके स्वभाव में अन्याय के प्रति विद्रोह का भाव है। हल्कू के लिए खेती में यदि मान सम्मान है तो मुन्नी के लिए वैसा मान सम्मान कोई मायने रखता जिसमें तन ढकने को वस्त्र न हो, कंबल खरीदने के लिए पैसे ना हो और ना ही रोटी नसीब हो। अतः जो मुन्नी की चरित्र है उसकी विशेषताएं इसे अति महत्वपूर्ण लगती है। यह जो कहानी है पूस की रात, यह भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी की ओर संकेत करती है। कहानी के आधार पर स्पष्ट करें इस बात को कि जो भारतीय किसान के मजदूर होते हैं वे त्रासदी की ओर संकेत करते हैं। तो कथा सम्राट प्रेमचंद रचित पूस की रात कहानी की कथा वस्तु से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें एक भारतीय किसान मजदूर बनने की त्रासदी का मार्मिक वर्णन है। हल्कू जो एक अत्यंत गरीब किसान है, खेती में जी तोड़ परिश्रम करता है, फिर भी उसे भरपेट भोजन तक नहीं मिल पाता है। किसी तरह वह जाड़े की ठंड से बचने के लिए कंबल खरीदने हेतु पेट काट कर किसी तरह कुल 3 रुपये जुगाड़ कर जमा कर हुए रखता है। किंतु वह बदनसीब किसान एक कंबल भी नहीं खरीद पाता क्योंकि वह अपने रुपये महाजन साहना को कर्ज के रुपये में बदले में दे देना पड़ता है। इस प्रकार उसका जो मानसिक अवसाद है इतना बढ़ जाता है कि उसे खेती अर्थात किसानों की अपेक्षा मजदूरी ही अच्छी लगने लगती है। कहानी के अंत में जानवरों द्वारा उसके खेत को देने पर उसका यह कहना था कि रात में ठंडे को यहाँ ना सोना तो ना पड़ेगा। और इस बात से एकदम स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ खेती करने पाटे का सौदा है, यहाँ जो खेती करना है वह बिल्कुल ही पाटे का सौदा है। तो इस क्वेश्चन में यह बताया जा रहा है, पूछा यह जा रहा है कि यह जो कहानी है पूस की रात, इसमें भारतीय किसान के मजदूर बनने की त्रासदी क्यों संकेत करता है कि जो भारतीय किसान है वे खेती की अपेक्षा मजदूरी करना ज़्यादा अच्छा क्यों समझते हैं। इस कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आप इस पूरे कहानी में पढ़े कि उसने जो हल्कू था उसने जी तोड़ मेहनत की, पूरी तरह से परिश्रम करके अपने खेतों को बचाने के लिए रात भर वहाँ पहरेदारी भी किया करता था। लेकिन आखिरकार जो नील गायें थी वे उसकी फसलों को चर कर बर्बाद कर दिया गया था और उसने अपने किसानी से काट कपड़ कर 3 रुपये कंबल खरीदने के लिए ठंड से बचने के लिए कंबल खरीदने के लिए जमा किए थे। लेकिन उसको वह 3 रुपये भी अपने महाजन को देना पड़ा था। इसलिए उसको किसान की अपेक्षा मजदूरी ही अच्छी लगने लगती है। कहानी के अंत में जानवरों द्वारा उसके खेत को उजाड़ देने पर उसका यही कहना था कि रात की ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। और इसलिए अंत में जब उसका खेत चर जाता है नीलगायों के द्वारा तो वह बहुत अधिक खुश हो जाता है कि अब मुझे रात भर यहाँ पहरेदारी तो ना करनी पड़ेगी, अब मजदूरी करके ही अपना जीवन यापन कर लूँगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी में जबरा एक प्रमुख पात्र है, कहानी में उसका क्या महत्व है। जबरा आप जानते हैं पूस की रात कहानी में जबरा एक कुत्ते का नाम है और वह उसका कुत्ता है हल्कू का। तो जो कथा सम्राट प्रेमचंद की एक बहुचर्चित बहुप्रशंसित कहानी पूस की रात है, इसमें और उसकी पत्नी मुन्नी के अतिरिक्त एक प्रमुख मानवतार पात्र है उसका कुत्ता जबरा। यह हल्कू का अत्यंत आत्मीय मित्र है, कहना चाहिए कि उसके परिवार का एक अभिन्न सदस्य है। इस कहानी का बड़ा महत्व रखता है। रात में खेत पर हल्कू के साथ एकमात्र उसका प्यारा संगी जबरा ही होता है। उसके माध्यम से हल्कू के चारित्रिक विशिष्टताओं मनोगत भावों को उभारने में लेखक को बड़ी मदद मिली है। यदि जबरा के चरित्र का कहानी में समावेश न होता तो शायद हल्कू के चरित्र का कुछ पहलू अनछुए और अनुद्घाटित ही रह जाते, वे उस सहजता से व्यक्त न हो पाते। पुनः उन दोनों पात्रों के मध्य में जो संवाद योजना है वह अत्यंत स्वाभाविक, रोचक, मर्मस्पर्शी एवं कथा वस्तु के सर्वथा अनुकूल है। इसमें कृषक प्रकृति पर अच्छा प्रकाश पड़ा। अतः कहा जा सकता है कि जबरा जैसे मानवतेर पात्र का नियोजन पूस की रात कहानी के कथ्य को पूर्ण बनाने में सहायक है। जो पूस की रात कहानी में एक जबरा है वह इस कहानी का प्रमुख पात्र है और उसका इस कहानी में महत्व है
कि अगर वह इस कहानी में ना होता तो जो हल्कू का चरित्र चित्रण है उसको लेखक अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते, उसके चरित्र चित्रण को अच्छे से बता ना पाते कि उसका चरित्र कैसा है। इसलिए इस कहानी में हल्कू का स्वरूप प्रमुख पात्र होना जरूरी था और उसके महत्व को इस कहानी में बताया गया कि उसके जो पूस की रात कहानी उसके कथ्य को पूर्ण बनाने में जबरा जैसे मानवतर नियोजन का पूस की रात कहानी में होना बहुत अधिक जरूरी था। इसके बाद आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रसंगों की निम्नलिखित वाक्यों की सप्रसंग व्याख्या करें। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। एक पूरे पाठ का एक लाइन आपको दे दिया जाता है और उस पंक्ति के जरिए आपको उसकी व्याख्या करने के लिए कहा जाता है कि इस पंक्ति के जरिए आप इस पाठ में क्या समझें। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना होता है कि यह पंक्ति किस पाठ का है। पंक्ति आपके अभी तो आपको पता है कि यह पंक्ति पूस के रात कहानी के पाठ का है, लेकिन जब आपके एग्जाम में ऐसे ही पंक्ति आ जाएगी आपको पता नहीं होगा कि यह किस पाठ का है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो पंक्ति है किस पाठ का है, और यह आपको तभी पता चल सकता है जब आप पाठ को अच्छे से पढ़े हुए रहिएगा। इसलिए आप सभी पाठों को बिल्कुल ही अच्छे से पढ़िएगा। सभी पाठ की व्याख्या की वीडियो को मैं बिल्कुल ही अच्छे से बनाऊंगा, आप सभी वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। तो जो व्याख्या होता है, आप उस लाइन के जरिए आपको ये पता लगाना है कि यह किस पाठ का लाइन है और उसके लेखक कौन है और उस लाइन के बारे में कुछ बताना है, यही सप्रसंग व्याख्या होता है। तो इसको बिल्कुल ही आसानी तरीके से हमने आपको बताया। सबसे पहले आपको 2-3 लाइन लिखना जरूरी होती है, यहाँ तक ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है। ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है और इतना लिखने से आपका 2 नंबर फिक्स हो जाता है। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियाँ हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 के प्रथम पाठ पूस की रात शीर्षक कहानी से लिया गया है। इसके लेखक हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद हैं और कहानी में यह कथन हल्कू की पत्नी मुन्नी की है। यह जो कथन है बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। बाकी का मतलब होता है कर्ज, कि कर्ज चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। इस पंक्ति को आपको सबसे पहले पढ़कर यह पता लग गया यह कहानी पूस की रात की है। तो आपको लिखना है सप्रसंग पंक्ति हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 के प्रथम पाठ पूस की रात कहानी से लिया गया है और इसके लेखक हिंदी के महान कवि प्रेमचंद जी है। और यह जो कथन है हल्कू के पत्नी की मुन्नी की है। इस पंक्ति में मुन्नी के इस कथन के माध्यम से भारतीय किसानों की दयनीय दिशा का पता चलता है। हल्कू रात दिन एक करके किसी तरह जाड़े से बचाव हेतु कंबल खरीदने के लिए 3 रुपये बचा कर रखा है, किंतु जब वह द्वार पर महाजन सहना को देखता है तो वह समझ जाता है कि इससे पिंड छुड़ाना बिल्कुल ही मुश्किल है। अतः वह उसे रुपये देकर छुटकारा पाने के लिए विचार से मुन्नी से रुपये मांगता है, जो उसकी कंबल खरीदने के लिए कुल जमा पूंजी है। मुन्नी का हृदय उपयुक्त प्रस्ताव पर टूट टूट कर चूर हो जाता है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से उसकी जीवन की वास्तविकता प्रकट होती है। वह चाहे कुछ भी करे, कितने ही करतव्योत क्यों न कर ले, लेकिन महाजनों के कर्ज से मुक्त होना उसके लिए नामुमकिन है। लगता है कि उसका जैसे जन्म बाकी चुकाते रहने के लिए हुआ, अर्थात कर्ज चुकाते रहने के लिए ही उसका जन्म हुआ। एक बार कर्म ले फिर उसे उधार नहीं। इस प्रकार उसका सारा जीवन लगान भरने एवं कर्ज चुकाने में ही चूक जाता है। पुराने समय में जो खेती हुआ करता था उसमें टैक्स भरा जाता था जिसको लगान कहा जाता है। तो उस टैक्स को भरने में और कर्ज चुकाने में ही उसको लगता था कि मेरी पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, इसलिए उसके लिए कुछ नहीं बचता था मुन्नी के लिए। इसलिए उसने उस पंक्ति को कहा था कि कर्ज चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। तो आपको किसी भी पंक्ति की व्याख्या को करने के लिए सबसे पहले इतना लिखना जरूरी होता है जो हमने आपको समझा दिया कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में पूस की रात नामक कहानी से लिया गया है। और इस कहानी के लेखक उस कहानी के लेखक रहेंगे, अगर वह विधा कहानी नहीं रहेगी निबंध रहेगी तो उसको आपको उस जगह कहानी की जगह निबंध लिखना है। और फिर उस पंक्ति के जरिए आपने पाठ में क्या पढ़ा बस उसी बात को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। यही सप्रसंग व्याख्या का नियम होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पंक्ति है, हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला मानो हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। ये पंक्ति हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पढ़ाया था, बहुत इंटरेस्टिंग पंक्ति है। इस लाइन को आप अच्छे से समझ जाइएगा कि जो हल्कू था जो उससे सहना रुपये मांगने के लिए आया था, तो पहले तो उसकी पत्नी मुन्नी ने रुपये देने के लिए इनकार कर दिया था, लेकिन फिर वह अपनी पत्नी को खुशामद करके बोला कि ला रुपये दे, मैं कंबल के लिए दूसरा उपाय सोचूंगा। तो जब उसकी पत्नी ने उसके रुपये निकाल कर दिए, तो जब हल्कू सहना को रुपये देने के लिए बाहर चला तो उसको ऐसा लगा कि मानो वह अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। तो इस पंक्ति का सबसे पहले आपको वही पॉइंट लिखना है कि सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 के प्रथम पाठ पूस की रात कहानी से लिया गया। इस कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। इन पंक्तियों के द्वारा हल्कू द्वार पर महाजन सहना अपनी बकाया राशि वसूलने करने आया हुआ। गरीब हल्कू के पास खाने पीने को भी कुछ नहीं है। उसके घर में जमा पूंजी के नाम पर सिर्फ 3 रुपये ही हैं, जिसे उसने बड़े मल से बड़ी मेहनत से कंबल खरीदने के लिए संभाल कर रखा है। उसके पास उसकी उम्मीदें वसी हैं, किंतु निष्ठुर सेना को
लेकिन किंतु निष्ठुर सेना को हल्कू की इन मजबूरियों से भला क्या लेना देना, वह तो रुपये लेकर ही वहाँ से हटेगा। अतः इन परिस्थितियों से वाकिफ बेचारा हल्कू अपना कुल जमा धन उसे देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके अतिरिक्त सेना से बचने के लिए कोई उपाय नहीं है। अतः वह अपनी पत्नी मुनि को 3 रुपये लेकर सेना को देने के लिए घर से बाहर चला जाता है। उस समय उसे सचमुच ऐसा लगता है कि हल्कू सेना को रुपये नहीं बल्कि अपना कलेजा अर्थात हृदय निकाल कर देने जा रहा है। प्रस्तुत वाक्य में गरीब किसान की दयनीय दशा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन हुआ है। अगर आप इन सभी पंक्तियों को बिल्कुल ही अच्छे से समझना चाहते हो तो आप इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। इन सभी पंक्तियों को, इन सभी बातों को मैंने पाठ में बिल्कुल ही अच्छे से बता रखा है। हमारा नेक्स्ट पंक्ति है, अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश का एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता है। यह पंक्ति भी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 की प्रथम पाठ पूस की रात नामक कहानी से लिया गया और इस कहानी के कहानीकार प्रेमचंद जी हैं। कथानायक हल्कू भीष्म सर्दी से बचने के लिए खेत छोड़ आम के बगीचे में जाता है। आपने पढ़ा कि जब वह ठंड से थरथर कांप रहा था, जब उससे ठंड बर्दाश्त नहीं होती है तो वह आम के बगीचे की ओर चल जाता है और अरहर के पौधों के ईंधन से रात्रि के घने अंधकार में ढेर सारी सूखी पत्तियों को बटेर लेता है और उसमें आग जलाता है। यह वाक्य वहीं का है, यह जो वाक्य है यह वाक्य वहीं का है जब वह आग जलाता है। पूस की दंड भरी रात में चारों तरफ घुप अंधेरा छाया है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से पीड़ित जबरा और परेशान हल्कू अलाव जलाकर ताप रहा है। अलाव से निकलती आंच उस समय के लिए अंधकार के अथाह सागर का एकमात्र सहारा नाव के समान प्रतीत हो रही है, चूंकि यह उसी के सहारे अंधकार पर विजय पा रहा ठंड से अपना बचाव कर रहा है। प्रस्तुत पंक्ति से हल्कू की जो मानसिक अवस्था है उसका पता चलता है। हमारा नेक्स्ट पंक्ति है, तकदीर की सूची है मजूरी हम करें मजा दूसरे लूटे। तकदीर की सूची है मजूरी हम करें मजा दूसरे लूटें। यह भी पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित प्रथम पाठ पूस की रात नामक कहानी से लिया गया और इस कहानी के कहानीकार प्रेमचंद जी हैं। वे कंबल खरीदने के लिए जुगाकर रखे गए 3 रुपये महाजन को चुकाने के बाद पूस की ठंडी में केवल फटी पुरानी एक चादर के सहारे हल्कू को खेत की रखवाली करनी है। खेत पर बैठे बैठे हल्कू के मन में कई विचार उठते हैं। वह सोचता है कि क्या तकदीर की चीज़ है, मेहनत मजदूरी हम करें, हम मेहनत मजदूरी करके रात भर खेतों में ठंड में रखवाली करके खेतों को फसल को उत्पादन करें और मज़ा दूसरे लूटें। यह छोटी सी उक्ति किसान जीवन की विडंबना को पूरी तरह व्यक्त करती है। भारतीय किसान और मजदूर रात दिन परिश्रम करते हैं, उनकी मेहनत से समाज की सारी ज़रूरतें पूरी होती है। अगर किसान मेहनत करना छोड़ दे तो यह समाज नहीं जी पाएगा, इसलिए समाज की सारी ज़रूरतें किसान और जो मजदूर होते हैं उन्हीं की दिन रात परिश्रम से होती है। लेकिन अपनी मेहनत का वह लाभ नहीं उठा पाता है, कुछ भी हासिल नहीं कर पाता, वह कर्ज चुकाने में निकल जाता है। महाजन गरीबों की मेहनत की कमाई लूटते रहते हैं, वह रुपये का ब्याज बढ़ता रहता है और किसान कभी कर्ज चुका ही नहीं पाता है। इस प्रकार वह गरीबी और अभावों में ही फंसा रहता है, जबकि उसकी मेहनत की कमाई को लूटने वाला जो किसी तरह की मेहनत भी नहीं करते, मौज मस्ती से जिंदगी गुजारते हैं। यह छोटी सी उक्ति हमारे समाज के मुख्य अंतर्विधों को बहुत ही तल्खी से व्यक्त करती है। एक कहावत है, भारतीय किसान कर्ज में जन्म लेता है, बढ़ता एवं कर्ज में ही मर जाता है। एक कहावत कहा जाता है कि जो भारतीय किसान होते हैं वे कर्ज में ही जन्म होते हैं, उनका कर्ज में जन्म होता है, कर्ज में ही वे अपने बढ़ते हैं और कर्ज में ही वे मर जाते हैं, परंतु उसका कर्ज कभी भी नहीं चुकता है। इसलिए जो भारतीय किसान हैं और मजदूर होते हैं वे सोचते हैं कि मजदूरी हम करें और मज़ा दूसरे लूटे। इस पंक्ति में आपने पढ़ा तकदीर की सूची है मजदूरी हम करें मज़ा दूसरे लूटे। इस पंक्ति को बिल्कुल ही अच्छे से मैंने इस वाक्यों के जरिए एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था, इस कथन के आलोक में कहानी में जबरा की भूमिका का मूल्यांकन करें। जो कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति झलक रहा था, यह जो कथन है, इस कथन में आलोक में जो कहानी में जबरा की भूमिका है उसका मूल्यांकन करने के लिए कहा जा रहा है। कहानी में जबरा एक कुत्ते का नाम होता है, वह कुत्ता हल्कू का कुत्ता होता है। तो कथा सम्राट प्रेमचंद रचित पूस की रात कहानी शीर्षक में हल्कू और मुनि के अतिरिक्त एक और मानवतेर पात्र हल्कू का कुत्ता जबरा इस कहानी की उसकी भूमिका की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। उसकी भूमिका इस कहानी में क्या महत्व क्या हमने आपको बता दिया। अगर जबरा का इस कहानी में वर्णन न होता तो हल्कू के चरित्र चित्रण को बिल्कुल ही अच्छी तरह से लेखक व्यक्त ना कर पाते, इसलिए वह बड़ी ही महत्वपूर्ण है। हल्कू के साथ रेत पर वह हल्कू के साथ खेत पर में वह रात भर साथ रहता है। दोनों में महत्वपूर्ण संबंध इस कहानी में दिग्दर्शित है। दोनों एक दूसरे के मन भावों को भली भांति समझते हैं। यही कारण है कि यदि एक और हल्कू उसे अपनी गोद में सुलाता है तो दूसरी ओर प्रति उपकार की भावना से जबरा भी उसे अपनी स्वामी की हित रक्षा हेतु सदैव सजग और तत्पर रहता है।
उस रात जब जबरा किसी जानवर की आहट सुनाई पड़ती है तो वह ठंड की परवाह न कर छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। जबरा के जीते जी हल्कू का कुछ बिगड़े यह संभव नहीं। इस संदर्भ में कहानीकार ने ठीक कहा है कि कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। यही बात कहानी के अंतिम भाग में दिखाई जाती है, जब हल्कू ठंड के कारण अलाव को छोड़ खेत पर नहीं जा पाता है, जबकि जो जबरा होता है वह खेत पर पहुंचकर नील गायों को भगाने के लिए जी जान लगा देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जबरा अपनी स्वाभिमानी भक्ति एवं कर्तव्यपरायणता के कारण कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी आपको इस चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्लास 11th का जितना सिलेबस हो पाएगा हम आपके लिए कवर करेंगे, और यह मेन चैनल क्लास 10th का है। अगर आप क्लास 10th या 11th या 12th किसी के भी स्टूडेंट हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों खेत की दशा देख रहे थे, मुन्नी के मुख पर उदासी छाई हुई थी, पर हल्कू प्रश्न था, ऐसा क्यों? मुन्नी की उदासी और हल्कू की प्रसन्नता का क्या कारण है? जब उसका खेत उजड़ जाता है, जब नील गायों के द्वारा उस खेत को चर लिया जाता है, तो मुन्नी बहुत अधिक दुखी हो जाती है, जबकि उसका जो पति हल्कू है वह बहुत अधिक प्रसन्न होता है। तो उसके दुखी और इसके प्रसन्नता का क्या कारण है, ये आपको समझना है। तो जो कथा सम्राट प्रेमचंद रचित पूस की रात कहानी में हम देखते हैं कि ठंड से बचने के लिए इधर हल्कू आम के बगीचे में आग तापता रह जाता है, उधर उसके हरे भरे खेत नील गायों के द्वारा रौंद दिए गए। जबरा बेचारा फसलों को नहीं बचा सका। जब सुबह हल्कू की पत्नी मुन्नी आकर हल्कू को जगाती है तो दोनों खेत पर जाते हैं। सारी फसल बर्बाद हो चुकी होती है। फसलों की बर्बादी देख मुन्नी और हल्कू का भाव अलग अलग है। मुन्नी वहाँ यह सोचकर दुखी और उदास है कि अब तो माल गुजारी भरने के लिए मजदूरी ही करनी पड़ेगी। वहीं हल्कू इस कारण प्रसन्नता व्यक्त करता है कि चलो फसल नष्ट हुई तो मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी तो करेंगे, मजदूरी करनी पड़ेगी तो करेंगे, अब इस कड़ाके की ठंड में रात भर यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। इसी कारण हल्कू खेत पर प्रसन्न था और मुन्नी फसल बर्बाद होने के कारण, माल गुजारी भरने के कारण दुखी थी। जब उनका खेत का फसल नष्ट हो जाता है तो मुन्नी दुखी होती है, जबकि जो हल्कू है प्रश्न हो जाता है। तो मुन्नी के दुखी होने का कारण यह है कि पहला तो उनको अन्न प्राप्त नहीं होगा, और दूसरा वह जो मजदूरी करेगा उसको माल गुजारी अर्थात लगान भरने के लिए उसको अपनी मजदूरी में आय से काट कर आय भरना पड़ेगा। लेकिन जो हल्कू था वह बिल्कुल ही प्रश्न हो जाता है। वह सोचता है कि चलो खेत का फसल नष्ट हो गया तो मुझे रात भर यहाँ पहरेदारी तो नहीं करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार आपका इस वीडियो में इस पार्ट के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल ही अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दिया गया। हम आशा करते हैं कि आपको सभी के सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। और अगर आपको इस क्वेश्चन नहीं समझ आ पाए तो आप इस वीडियो को एक बार स्पीड बढ़ाकर जरूर देख लीजिएगा, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास क्लास 11th के बहुत कम स्टूडेंट हैं, और क्लास 11th के अधिक स्टूडेंट हो जाएंगे तो तत्परता के साथ हम आपके लिए आगे भी वीडियोस बनाते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें, और आप हमारी वीडियोज़ को लाइक भी जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। और अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो में।